अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, जिसे हम EPPS टेस्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि EPPS टेस्ट क्या है, वो क्यों यूज़ होता है, इसकी एज रेंज क्या है, ये एडमिनिस्टर किस तरह करना है, इसके स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले इसके इंट्रो पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। इसमें बताया जा रहा है कि एडवर्ब पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो हेनरी ए मर्रे के साइकोजेनिक नीड्स थ्योरी पर बेस्ड है। इसीलिए एलन एल एडवर्ड ने इसे डेवलप किया। ये टेस्ट इंसान की बेसिक पर्सनैलिटी नीड्स और मोटिवेशंस को मेजर करता है और ये एक नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अब बात करते हैं ये टेस्ट क्यों लिया जाता है। ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि पता चल सके, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए ये लिया जाता है, काउंसलिंग और गाइडेंस में यूज़ और करियर काउंसलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इससे क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है और रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि इंसान को पावर चाहिए या अचीवमेंट, वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, वो सोशल है या इंट्रोवर्ट। और ये एक ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, फोर्थ चॉइस टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट है। EPS में 15 नीड्स मेजर करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो 15 मेजरमेंट। आप ये देख सकते हैं, ये 15 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले है अचीवमेंट, सेकंड है डिफरेंसेस, थर्ड में ऑर्डर। ये टोटल 15 वेरिएबल्स हैं। ये टेस्ट इस 15 पॉइंट्स को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं इस टेस्ट को करवाने का तरीका और करने का तरीका। इस टेस्ट में टोटल 225 क्वेश्चंस होते हैं, जिसे फिल करने के लिए 45 to 60 मिनट्स चाहिए होते हैं। अब आपको हम वो क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हर एक पॉइंट में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, A और B। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो स्टेटमेंट हमें ज़्यादा बेहतर लगती है, हमारे थॉट्स के मुताबिक, हम उस पर सर्कल या टिक मार्क करते हैं, लेकिन चूज़ हमने एक ही करना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है, मैक्सिमम 45 to 60 मिनट्स। ये आप देख सकते हैं, लास्ट है 225। तो सबको फिल करना भी मस्ट है। अगर पार्टिसिपेंट इनमें से कोई छोड़ देता है या फिर स्किप कर देता है या फिर उसे भूल जाता है, तो उसे फिल करवाना ज़रूरी होता है। और बात की जाए इसकी एज रेंज की, तो ये 16 टू ऑनवर्ड एडल्ट्स तक के लोगों के लिए है। ये चिल्ड्रन या किसी भी कम उम्र 16 से कम उम्र बच्चों के लिए फॉर्म फिल करना नहीं है। ये टेस्ट एडमिनिस्टर ही हम 16 से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करने का तरीका। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर 1 में हमें 2 ऑप्शंस दिए, A और B, और एट द एंड 225 तक हमें यही A-B ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ये है इस पर्सनैलिटी टेस्ट का असेसमेंट, जो है हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट की आंसर शीट कह लें। तो जो चीज़ हमने वहाँ पर टिक करनी होगी, वो हमने यहाँ पर उसका आंसर लगाना होगा। जो वहाँ सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर उसका आंसर मस्ट लगाना होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, साथ में नीचे ये आंसर्स
के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देख सकते हैं कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। तो जो ऑप्शन हमें यहाँ ठीक लगेगा हम यहाँ पर उसे सर्कल कर देंगे। चलें अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर अपना आंसर को सर्कल करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे सर्कल कर रही हूँ। इसी तरह आप लोगों के पास ये पूरा क्वेश्चनर होगा, आपने उसमें से देखना है और अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स पर उसका आंसर लगाना है। यहाँ पर मैंने अपना आंसर लगा लिया। इसी तरह आपने बाकी सबके भी आंसर लगाने हैं और एट द एंड ऑफ पेज तक इसे कंप्लीट करना है। इस टेस्ट को करने में टाइम तो लगता है लेकिन ये हो जाता है। इसके बाद आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक येलो कलर का कार्ड है जिसमें वाइट कलर के ब्लैंक लाइंस हैं। इस तरह का कार्ड हमने इस टेबल की के ऊपर हमने रखना है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल सेम कार्ड है लेकिन कलर यहाँ पर ब्लर है। अब हमने इस कार्ड को अपने बिल्कुल जो हमारा की आंसर वाली शीट थी उसके ऊपर सेट करना है इस तरह कि आप देख सकते हैं कि दोनों पेपर्स बिल्कुल मैच हों। और देन ये जो हमारे पास यहाँ पर वाइट एरिया है इसके ऊपर हमने बकायदा पूरा सर्कल करना है ताकि नीचे वाले लाइन के ऊपर जो नंबर्स हैं उसके ऊपर एक सर्कल बन जाए। ये आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपर लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो ये खुद ब खुद आपकी की पेपर के ऊपर ये ड्रॉ हो जाएगी लाइन। इसी तरह बाकी सब जो लाइंस हैं उन्हें ड्रॉ करना है ताकि नीचे ये ड्रॉ हो जाए। बस ध्यान रहे कि ये ड्रॉ जिस तरह पेपर पड़ा है दोनों पेपर्स इक्वल होने चाहिए, गलती ना हो इसमें। इसी तरह हमने बाकी सब को भी फिल करना है। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ हो चुके हुए हैं। जिस तरह ये यहाँ पर ड्रॉ थे बिल्कुल सेम हमने इसकी आंसर शीट पे से ड्रॉ करना है। जैसे ये आंसर शीट यहाँ नज़र आ रही है इसी तरह की आंसर शीट हमारे पास अवेलेबल है, हमने उसके ऊपर इसे ड्रॉ कर देना है। लेकिन याद रहे ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो, उसी के ऊपर बिल्कुल सेम मैच रखी हो ताकि कोई भी ऑप्शन इधर से उधर ना हो। अब आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर हर चीज़ ड्रॉ कर दी है। अब बात आती है इसकी स्कोरिंग की, मतलब कि रो, कॉलम एंड देन स्कोरिंग की। अब हम देखते हैं कि इसको करना किस तरह है। बस आपने याद रखना है जो चीज़ आपने यहाँ पर ड्रॉ की गई है उसे छोड़कर आपने सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ रो को काउंट करना है। रो में हमेशा हम सिर्फ ए वाले देखेंगे एंड कॉलम में हम सिर्फ बी ऑप्शन को देखेंगे। अब हम यहाँ पर जब इसे फिल करेंगे एंड देन इसको देखेंगे कि रो में कितने ए हैं और कॉलम में कितने बी हैं एंड देन रो की जगह पर हम रो वाले लिखेंगे और कॉलम की जगह पर हम कॉलम वाले लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट समझाने के लिए कुछ रो को और कॉलम को फिल कर लिया हुआ है। अब हमने रो में सिर्फ और सिर्फ ए वाले ऑप्शन को देखना है और कॉलम में सिर्फ बी वाले को। लेकिन याद रहे जो चीज़ कट जाए, जो ए कट जाए इस रो के अंदर, इस लाइन के अंदर, वो बीच में ऐड नहीं होगा। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाली रो के अंदर देखेंगे कि टोटल कितने ए हैं। यहाँ पर टोटल ए 7 है तो हम यहाँ पर रो की जगह पर 7 लिख देंगे। इसी तरह सेकंड जो रो है उसको देखना है और देन उसके आगे उसका स्कोर लिख देना है। अब बात करते हैं हम कॉलम की। आप लोगों ने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बीच में ये लाइन आ जाए, बेशक वो ए है या बी, कॉलम में आ रहा है या रो में आ रहा है, उससे हमने काउंट नहीं करना। उसके अलावा जितने भी ए होंगे कॉलम के अंदर उसे लिखना है, रो के अंदर सॉरी, और जो कॉलम के अंदर बी होंगे हमने उसे लिखना है। लेकिन जो लाइन बीच में कट चुकी है, जो वो काट चुका है, जिससे वो क्रॉस गुजर चुका है, वो हम ऐड नहीं करेंगे, चाहे वो ए हो या बी हो।
अब हम बात करते हैं कॉलम की। अब कॉलम में देखते हैं कि हमारे पास कितने बी हैं जो ऐड हो रहे हैं और जो कट हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल, इनको काउंट करके इनमें कुछ कटे भी हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्रॉस हुए वो ए है और यहाँ पर भी ए है। अब हमारे पास टोटल जो बी आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमारे पास टोटल बी आ रहे हैं 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे कॉलम की जगह। इस हमने जो रो है उसके सारे के सारे रो को चेक करके हमने रो वाइज आंसर लिखना है, और जो कॉलम है उसे चेक करके हमने कॉलम में आंसर लिख देना है, एंड देन उन दोनों को प्लस करके हमने स्कोर ऐड कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आंसर शीट जो है उसे कम्प्लीटली फिल कर लिया है अपने आंसर्स के मुताबिक, और उसे साथ में स्कोर को टोटल भी कर लिया है। अब बात आती है इसके लास्ट लाइन पे, ये जो बॉक्स है ये बेसिकली क्या चीज़ है। ये टोटल 15 बॉक्स हैं, हमने इस पे एग्जैक्ट उसी चीज़ पे टिक लगाना है जो सेम मैच हो रहा हो। बेसिकली ये क्रॉस चेक करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, हमने जो यहाँ पर ऊपर कट लगाया हुआ है उसके लिए। अब हमने देखना है कि हमारे आंसर्स ठीक हैं कि नहीं। जो हमारा ये फर्स्ट वाला है वो हमने देखना है कि ये जो सर्कल हमने किया है, क्रॉस किया है, ये लास्ट वाला जहाँ पे बना हुआ है उसके साथ 151 पे मैच हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये आइटम मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए हम उस ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे और जो फिल हो रहा होगा उसको हम टिक कर देंगे। इसी तरह बाकी जो मैच हो रहे होंगे उसे हम टिक करेंगे, जो रह जाएंगे उसे हम खाली छोड़ देंगे। अब ये देख सकते हैं हमारे पास टोटल यहाँ पर स्कोर भी 14 आ रही है 15 में से, और ये जो हमारे पास नंबर आया है ये वैलिडिटी स्कोर है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ग्राफ का। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ पेपर है जिसके ऊपर हम इसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ की तरह। इसका सारा का सारा मैनुअल हमारे पास इस टाइम मौजूद है। चलाएं अब हम वो मैनुअल चेक करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे मैनुअल में ये है ग्राफ पेपर, जो वो स्कोरिंग वाला है, एंड देन जब सॉल्व होता है तब ग्राफ किस तरह हमने बनाना होता है। ये बेसिकली ग्राफ की सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो अब हमने इसके मुताबिक बनाना है ग्राफ। अब इस टेबल को फिल करने की मदद सिर्फ हमें इस टेबल से मिलेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये टेबल है हमारे पास जो रो और कॉलम का था और साथ में स्कोर का था। आप देख सकते हैं कि इसके साइड पे जो ये ACH और शॉर्ट फॉर्म में जो लिखे हैं ये बेसिकली ये वही 15 नीड्स हैं जो इस टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं, जो हमने पहले आपसे डिस्कस कर ली हुई हैं। ये उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। अब हमने इन्हीं की मदद से अपने जो चार्ट है, अपना जो डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर, हम उसे क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे पास क्लाइंट है उसकी एज और देन उसका जेंडर। इस टाइम जो मेरे पास क्लाइंट है वो है फ़ीमेल और उसकी एज है 36, जो हम यहाँ मेंशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने मेंशन कर दिया है। इसी की मदद से हम अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक बात की जाए इस एज को देख के, तो ये बिल्कुल अडल्टहुड की एज बताई जा रही है, लग रही है। तो हम अपनी अडल्टहुड की फ़ीमेल का ग्राफ देखेंगे, चार्ट देखेंगे, टेबल जो होता है, उसके बाद हम अपना जो ग्राफ है उसे कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक मेल का टेबल है, लेकिन हमारी जो पार्टिसिपेंट है वो फ़ीमेल है, तो इस लिहाज से हमने एक फ़ीमेल का टेबल देखना है। आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ीमेल का टेबल है, आ चुका है। अब इसके मुताबिक हमने अपना ड्रॉ करना है डायग्राम को। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, ये टेबल एक स्टूडेंट फ़ीमेल का है। हमारी जो एज हमारे पास आई है वो एक अडल्टहुड की है, तो हम अडल्टहुड की फ़ीमेल टेबल को ही सिलेक्ट करेंगे, ना कि स्टूडेंट की। ये है मेन अडल्टहुड ग्रुप में आ रहा है, और इसके नीचे जो होगा वो है फ़ीमेल का।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटाइल फॉर जनरल अडल्ट ग्रुप ऑन द EPPS, और ये वुमेन का है। बस इस बात का ध्यान रहे कि ग्रुप में जो हम लोगों ने जो चीज़ ड्रॉ करनी है वो टेबल गलत ना हो जाए। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट पे ही टेबल इस्तेमाल किया जाए, और जो अडल्ट है उसका अडल्ट पे ही यूज़ किया जाए। अब आप ये देख सकते हैं हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब हमने इसको इस जो टोटल स्कोर है, स्कोर जो हमारा यहाँ पे बन रहा है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट आ रहा है 13 स्कोर आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो S बताया गया है वो हमें यही शो करवा रहा है कि जो हमारे फर्स्ट पे 13 आई है उसके आगे हमारी वुमेन की क्या रेशो आ सकती है, क्या नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 13 में हमारे पास 50 आ रहा है। तो अब हमने उस 50 पर ड्रॉ कर देना है एक मतलब पॉइंट को क्या नाम है डॉट लगाना है, एंड देन उसे ऊपर की साइड पे खींच देना है। इसे हमने प्रॉपर 66 की लाइन पर ऊपर तक ले गए हैं, और 56 की लाइन तक। यहाँ पर ये बात को समझना बहुत आसान हो गया है कि हमारी जो परसेंटाइल की वैल्यू है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब नॉर्मलिटी तक आ रही है, अब नॉर्मलिटी कह रही हूँ, नॉर्मल हो रहा है। तो जो क्योंकि हमारी जो 50 वैल्यू है इस ग्राफ के अंदर वो मिड में आ रही है, मींस कि ये नॉर्मलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, या ये पॉइंट अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा। इसी तरह ये कंप्लीट ग्राफ हम अपने स्कोरिंग के पॉइंट को देखते हुए अपने टेबल से उसे फिल करेंगे। अब आप इसे देख सकते हैं कि हमने इसे कम्प्लीटली फिल कर लिया हुआ है। बेसिकली ये जो EPPS टेस्ट है ये मैनुअल के तौर पर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ